इस बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। पूरा हफ्ता बीत गया पर ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतने दिनों से काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दोनों पति पत्नी परेशान होकर घर की दहलीज पे बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे दिन घमासान बारिश होता देख दोनों निराश होकर शाम होते ही घर के भीतर चले गए। धीरू को ठंड लगने लगी और वो एक पतली सी चादर ओढ़कर चारपाई पे बैठ गया। कजरी, मुझे नहीं लगता मौसम बदलेगा अभी। बारिश रुकने की उम्मीद छोड़ दो। सब्जियों में कीड़े लग रहे हैं, छत टपकने लगी है और तो और बारिश ज्यादा होने के कारण दीवारें भी गीली रहने लगी है। लगता है अब इस बारिश में ही मजदूरी करनी होगी। बारिश रुकने के इंतजार में कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगली सुबह धीरू बारिश में ही मजदूरी करने ठाकुर दुर्जन प्रताप के यहाँ चला जाता है। क्या हुआ धीरू, इतनी बारिश में सुबह सुबह मेरे घर क्यों आए हो? ठाकुर साहब, मुझे पता चला है कि आपको मजदूरों की जरूरत है। मुझे काम पे रख लीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा। तुझसे तो पूरा गांव नाराज रहता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं भला तुझे काम पे क्यों रखूं? ऐसा ना कहिए, ये तो मुझे भी पता नहीं कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम पे रख लूंगा तुझे, पर बारिश का बहाना करके छुट्टी मत करना। काम नहीं रुकना चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहो। आज से ही काम पे लग जा। मैं अपने लोगों को कह दूंगा कि तू गोदाम आ रहा है। इसके बाद धीरू गोदाम जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में तेज बारिश, तूफान, सर्द हवाएं, इन सब का ऐसा कहर बरस रहा था कि दूर दूर तक एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी धीरू हिम्मत करके गोदाम पहुंचता है। ये मनहूस यहाँ क्यों आया है? धीरू के गोदाम पहुंचते ही लोग उसे देखकर ताने कसने लगते हैं, जिसे धीरू सुन लेता है और पूछता है, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सही तो कह रहा है ये तुझे। तू मनहूस ही तो है, इसलिए तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं। ये सुनते ही धीरू के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा जाता है। वो चुपचाप लोगों की बातें सुनते सुनते काम करने लगता है। शाम होती है। वो मजदूरी के कुछ पैसे लेकर थका हारा घर जाता है। कजरी, ये लो मेरी आज की मजदूरी, घर खर्च में तुम्हारे काम आएगी। ये क्या? ये पैसे तो गिले हो चुके हैं। बारिश में भीग कर आया हूँ ना, कपड़े गिले हो चुके हैं, पैसे भी गिले हो गए। इन्हें दूसरे कमरे में सूखने रख दो, सुबह तक सूख जाएंगे। ठीक है जी। इतना बोलकर कजरी पैसे लेकर दूसरे कमरे में रखने चली जाती है। कुछ देर बाद वो पैसे रखकर धीरू के पास वापस आती है। तब धीरू, कजरी, मुझे पता है लोग मेरी तरह तुम्हें भी ताने देते होंगे। ताने किस बात के जी? मैं अनाथ हूँ ना, मेरा कोई अपना नहीं है, और एक अनाथ से शादी करके तुम्हें भी बस सुनने को ही मिलता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती। वैसे क्या सच में आपका एक भी रिश्तेदार नहीं है? पता नहीं, जब से मैंने होश संभाला है अकेला ही रहा हूँ। अच्छा, अब आप ज्यादा सोचकर अपनी सेहत मत खराब कीजिए। सो जाइए, कल काम पर भी तो जाना है। धीरू उस रात बहुत उदास था। उसकी आवाज में अपने अपनों की कमी साफ झलक रही थी। कजरी ने बड़ी समझदारी से उसे समझाया और दोनों एक साथ कुछ पल बातें करके सो गए। फिर अगली सुबह बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक दूसरे कमरे से कजरी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर धीरू घबराते हुए उस कमरे में गया। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया तुमने? सब ठीक तो है ना? ये देखिए, छत से पानी टपकाने की वजह से सारे पैसे फट गए हैं। अब इनमें से कोई भी नोट हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने कितनी मेहनत करके ये पैसे कमाए थे, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। धीरू और कजरी अपनी किस्मत को कोसने लगे, रोने लगे। थोड़ी देर बाद धीरू हिम्मत जुटा के फिर से बारिश में भीगते भीगते काम करने गया। उसे देखते ही लोगों के ताने फिर से शुरू हो गए। आज तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई?
खुद को यहाँ का सेठ समझ लिया है क्या तूने? जब मर्जी तब आता है। मैंने जानबूझकर देरी नहीं की, मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई थी। तेरी ये जुर्रत, तू हमसे जुबान लड़ा रहा है। भूल मत, हम चाहे तो अभी ठाकुर साहब से कहकर तुझे यहाँ से निकलवा सकते हैं। ये सुनते ही धीरू बहुत डर जाता है और उनसे विनती करने लगता है। इतने कठोर मत बनिए आप सब। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। आखिर आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? धीरू उनसे बार बार नफरत की वजह पूछता है, पर कोई भी उसे जवाब नहीं देता और सब उसे नजरअंदाज करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम होती है, सब अपने अपने घर जाते हैं। तब धीरू, आज तो मैं पैसे भीगने नहीं दूंगा। इतना बोलकर धीरू पैसे संभाल कर रख लेता है और अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक पति पत्नी का जोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखता है। अरे भाई, बारिश इतनी तेज है, किसी भी वक्त तूफान भी आ सकता है। ऐसे में यूं बाहर रुकना सही नहीं है। जानता हूं भाई, पर मैं और कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास रुकने का कोई ठिकाना भी तो नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? धीरू उस आदमी रमन से उसकी पहचान पूछता है। तभी रमन की पत्नी जानकी बोलती है, भैया, दरअसल हम गांव में घूमने आए थे। हमें पता नहीं था कि यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है। यहाँ आकर हम फंस गए। अब तो न रुकने का ठिकाना दिख रहा है और न वापस जाने का रास्ता। तो क्या जब तक बारिश नहीं थमेगी यही पेड़ के नीचे रुके रहोगे? और कोई रास्ता नहीं है। इस गांव में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि मैं उनके घर ठहर सकूं। रमन की बातें सुनकर धीरू ने थोड़ी देर सोचा। उसके बाद उसने उन्हें अपने घर रखने का सुझाव दिया। मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं, फालतू में हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। इसमें परेशानी कैसी? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। इतना बोलकर धीरू दोनों पति पत्नी को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। दो अनजान लोगों के देखकर कजरी थोड़ी चिंतित हो जाती है। सुनिए जी, ये दोनों कौन हैं? ये मुसाफिर है, बेचारे बारिश में फंस गए थे। इसके बाद धीरू कजरी को सारी बातें बताता है। उनके घर पहली बार मेहमान आए थे। इसी खुशी में कजरी के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। अरे वाह, हमारे घर मेहमान आए हैं। आज तो मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। कजरी और धीरू रमन और जानकी का बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। वो दोनों कुछ पल शांति से वहीं बैठती है। तब कजरी रसोई में जाकर फटाफट अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान बना लेती है और रात होते ही सब एक साथ बैठकर बहुत प्यार से खाते हैं। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। भोजन सच में बड़ा स्वादिष्ट बना है। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। आज के समय में भी अनजान लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज है। आखिर मेहमान भगवान का रूप जो होते हैं। कुछ ही समय में उन चारों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। देर रात तक उन्होंने खूब गप्पे लड़ाए और देखते ही देखते चारों की आंख लग गई। सुबह सूरज सर पर था। काम पे जाने के लिए धीरू को बहुत देरी हो गई थी। कल देर रात तक जागने के कारण आज मुझे कितनी देरी हो गई है। ठाकुर साहब को पता चला तो वो मुझे काम से ही निकाल देंगे। इतना बोलकर धीरू घर से निकलता है। तभी रमन उसे पीछे से आवाज देता है, जरा रुको धीरू। धीरू बहुत हड़बड़ी में रहता है, इसलिए वो रमन को जल्दी जल्दी बोलने को कहता है। क्या बात है रमन, जल्दी बोलो, मैं आज बहुत लेट हो चुका हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? मजदूरी करने, यही मेरा काम है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मुझे तो इसकी आदत है। मैंने तो तुम्हें अपना मित्र मान लिया है। अब तुम एक दोस्त को दूसरे दोस्त की मदद करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर दोनों साथ साथ काम करने चले जाते हैं। कुछ देर काम करने के बाद उनके पास दो आदमी आते हैं। अरे धीरू, ये कौन है?
ये मेरे मेहमान हैं। ये सुनकर दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मेहमान और तेरे घर, मूर्ख मत बना हमें। और नहीं तो क्या, इतने सालों में तेरे घर कोई झांकने तक नहीं आया, आज अचानक मेहमान कहाँ से आ धमके। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, अनाथ कहीं का। भूल मत तू अनाथ है, तेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई संबंधी नहीं है। इतना बोलकर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। धीरू का मन उदास हो जाता है, उसके चेहरे पे निराशा छा जाती है। तब रमन उससे पूछता है, भाई, गांव वाले तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? छोड़ो, उनकी बातों पे ध्यान मत दो रमन, मुझे तो ये सब सुनने की आदत सी हो गई है। इतना बोलकर धीरू काम करने लगता है। रमन को धीरू के ऊपर बहुत दया आती है। वो धीरू के काम में उसका बहुत हाथ बटाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बारिश अब भी वैसी की वैसी तेज होती रहती है। शाम का वक्त था। वे चारों घर की दहलीज पे बैठकर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। अब तक बारिश की वजह से कितना गुस्सा आता था, पर सबके साथ बैठकर चाय पीते हुए बारिश को देखने में बहुत सुकून सा मिल रहा है। हाँ वही ना, इतने दिन हो गए हैं हमें यहाँ ठहरे हुए, साथ में एक परिवार जैसा लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम अजनबी हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बारिश न होती तो हमारी इतने अच्छे लोगों से मुलाकात कैसे होती। तुम दोनों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है, हम तो तुम्हारे एहसानमंद हो गए हैं। जो बारिश कभी उन्हें मुसीबत लगती थी, आज उसी बारिश को देखकर उनका मन खुश हो रहा था। दिन बीतते गए, अब उन चारों के बीच पक्की दोस्ती हो गई। एक दिन धीरू अकेले गोदाम गया हुआ था। उसे अकेला देख बाकी के मजदूर उससे रमन के बारे में पूछने लगे। आज रमन तुम्हारे साथ नहीं आया, उनसे भी तुम्हें छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरा सच्चा मित्र है। बारिश में भीगने के कारण उसे थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए आज आराम करने को कह दिया मैंने। ये धीरू कितना लापरवाह है, अपने मेहमान का ठीक से ध्यान भी नहीं रख सकता। सबने उसे रमन की तबीयत को लेकर ताने दिए, पर किसी ने एक बार भी उसका हाल न पूछा। बारिश में रोज भीगकर आने के कारण उसे भी बुखार आ चुका था। वो उसी हालत में बिना किसी को उल्टा जवाब दिए चुपचाप काम कर रहा था। कम करते करते अचानक कमजोरी के कारण उसके हाथ से बोरी छूटी और बोरी के अंदर का सारा अनाज पानी में गिरकर बर्बाद हो गया। ये क्या किया तुमने? पता है कितना नुकसान हो गया है। ये किसी काम का नहीं है, इसे ठाकुर साहब के पास ले चलो। सब लोग धीरू को निकालने की बस राह तक रहे थे और आज उन्हें वो मौका मिल गया। सब इतने गुस्से में थे कि बिना एक पल की देरी किए वे सब धीरू को फौरन ठाकुर दुर्जन प्रताप की हवेली ले गए। ठाकुर साहब, इस धीरू ने आपका नुकसान कर दिया। कैसा नुकसान? इसने अनाज से भरी बोरी पानी में गिरा दी, सारा अनाज नष्ट हो गया। ये सुनते ही ठाकुर को धीरू के ऊपर बहुत गुस्सा आया और एक उसके ऊपर चिल्लाने लगा। तेरा ध्यान कहाँ रहता है धीरू? मैंने कहा था ना, मुझे काम में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। माफ करना ठाकुर साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से बोरी गिरी थी। अब भूल जानकर हो या अनजाने में, नुकसान तो मेरा हुआ ना, तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। ठीक है, आप मेरी मजदूरी में से थोड़ा थोड़ा करके अपना दाम काट लेना। मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है तूने? मेरा दिया हुआ पैसा तू मुझे ही लौटाएगा? नहीं, तुझे एक बोरी के बदले 3 बोरी की भरपाई करनी होगी। 3 बोरी? ये तो बहुत ज्यादा है। दया कीजिए मालिक मुझ पर, मैं गरीब हूँ। पूरे महीने काम करूंगा तो भी 3 बोरी जितने पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। ये तेरी समस्या है। जब तक मुझे मेरी भरपाई नहीं मिलती तू काम करने मत आना। अब तो पैसे लेकर ही आना। ठाकुर ने बड़ी निर्दयता से धीरू को अपना फैसला सुनाया और धक्के मारकर उसे अपनी हवेली से निकलवा दिया। फिर धीरू रोते रोते अपने घर आया। मैं अभागा हूँ, किसी को खुश नहीं रख सकता। कजरी वही खड़ी उसकी बातें सुनती है और परेशान होकर पूछती है, क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हैं? किसी ने फिर से कुछ कहा क्या? गरीबी में आटा गीला तो कहावत सुनी ही होगी तुमने। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। साफ साफ बताइए क्या बात है। इसके बाद धीरू बड़ी हिम्मत करके कजरी को सब बताता है। अब तुम ही बताओ, मेरे पास न काम रहा न पैसे, मैं तिगुनी भरपाई कैसे करूंगा? ये तो सरासर नाइंसाफी की है ठाकुर साहब ने। जब नुकसान एक बोरी का हुआ है तो पैसे भी एक बोरी के ही लेने चाहिए ना। बड़े लोगों के पास जितना होता है उन्हें उतना ही लालच होता है। धीरू और कजरी के ऊपर मुसीबत के काले बादलों ने बसेरा कर लिया था। वे दोनों फिक्र करते हुए बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। तब दूसरे कमरे में बैठी जानकी रमन से कहती, सुनिए जी, मैंने आज छुपकर कजरी और धीरू भैया की बातें सुनी। मुझे उनके बारे में कुछ कहना है। ऐसे छुपकर किसी की निजी बातें सुनना अच्छी आदत नहीं है जानकी। मैं जानती हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया। बोलो, क्या बोलना है? फिर जानकी रमन को सारी बातें बताती है। इतना सब कुछ सुनते ही रमन धीरू और कजरी के लिए बहुत परेशान हो जाता है। मैं बीमारी के कारण एक दिन धीरू के साथ नहीं गया तो इतनी बड़ी बात हो गई। मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम उनकी मदद करें। उनकी ये मुसीबत दूर करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन इससे उन्हें हमारी असल पहचान पता चल जाएगी। फिर कहीं वो खुद को हमसे अलग समझकर दूरी न बना ले। अगर ऐसा होना हुआ तो होने दीजिए। कम से कम उनके सर पे आई मुसीबत तो खत्म हो जाएगी। उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है, अब हमारी बारी है। जानकी के समझाने पर रमन अपनी असल पहचान सामान लाने के लिए मान गया। अगले दिन बड़े दिनों बाद बारिश रुकी। सूरज निकला। धीरू और कजरी मुंह लटकाए आंगन में बैठे हुए थे। क्या फायदा इतने खिले खिले सूरज का, हमारा भाग्य तो मुरझाया हुआ ही है ना। बारिश तो रुक गई, पर ये मुसीबत की बरसात कब बंद होगी? दोनों ना उम्मीद ही ले बैठे थे। तभी रमन और जानकी बहुत सारे पैसे लेकर वहां आते हैं। ये लो धीरू, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। इतने सारे पैसे? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? मैं शहर का नामचीन व्यापारी हूँ। मुझे धन दौलत, कारोबार, जमीन, किसी चीज की भी कमी नहीं है। आपने अब तक हमसे अपनी पहचान क्यों छुपा रखी थी? हमारी तरह गरीबी की जिंदगी क्यों जीते रहे? वो इसलिए क्यों कि हमारे पास पैसे तो बहुत है, पर रिश्तों के मामले में हम गरीब हैं। हमारा भी कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी नहीं है। हमें ये डर था कि सच पता चलने के बाद तुम दोनों हमें अपनाओगे नहीं। रमन और जानकी ने बड़े प्यार से उन्हें सारी बात समझाई। कजरी और धीरू ने उनकी बातें समझी और उनके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करने लगे। धीरू ने ठाकुर के मुंह पे पैसे मारे और उसके गोदाम की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। दूसरे दिन रमन और जानकी वापस शहर जाने के लिए निकल रहे थे। तब धीरू, तुम्हारी बहुत याद आएगी मित्र। धीरू, मुझे एक सुझाव आया है। मेरे व्यापार में हाथ बटाओ। तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे भरोसेमंद साथी की। धीरू भैया, ये बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। इतना बोलकर कजरी धीरू के लिए एक नया कुर्ता लेकर आती है। धीरू अपना कुर्ता बदलने लगता है। तभी रमन की नजर धीरू के गर्दन के निशान पे पड़ती है। धीरू, ये तुम्हारे गर्दन पे निशान कैसा? ये तो जन्म से ही मेरी गर्दन पे है। ये सुनते ही रमन भावुक हो उठता है। तुम मेरे भाई हो। देखो, मेरे गर्दन पे भी बिल्कुल ऐसा ही निशान है। माँ ने मुझे बताया था कि मेरा एक भाई था जो खो गया था। इसका मतलब हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। हाँ मेरे भाई, इसीलिए हमारा दिल एक दूसरे से जुड़ा था। अजनबी होने के बाद भी हम एक दूसरे के लिए अपनापन महसूस करते थे। बरसों बाद दो बिछड़े भाई मिले। अब धीरू का भी एक अपना परिवार था। वे दोनों गांव ही रुककर शहर का सारा कारोबार मिलकर संभालने लगे। धीरू के धनी होते ही गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे और देखते ही देखते धीरू ठाकुर से भी ज्यादा धनी बन गया। इस प्रकार की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।